हेलो नमस्कार। आर्टिकल 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता देता है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से भी, और अपने न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति यानी अपने सुप्रीम कोर्ट से भी एक इसके लिए मैं सोचता हूं कि रिट भी डालनी चाहिए कि क्या टेंशन फ्री जीने का हमें अधिकार नहीं है। एक स्टूडेंट जो पेपर देता है और पेपर देने के बाद वो उम्मीद करता है कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, उसके रिजल्ट को समय से ज्यादा टाइम लगा देना क्या वास्तव में आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है? क्या बच्चों को तिल तिल मरना, यानी बार बार बच्चा यही सोचता रहता है कि अरे अब पता है रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, और उसे उस पर एक लंबा इंतजार कराना, क्या आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है? तो बीपीएससी में जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया है उन सबकी लगभग लगभग यही स्थिति है। कब कितने दिन हो गए पेपर दिए हुए, और केवल बीपीएससी की बात नहीं है, बीपीएससी के अलावा बिहार स्टेट का भी यही हाल है। बिहार स्टेट में भी पेपर कब दिया है बच्चों ने, और अभी तक उसके रिजल्ट की कोई नहीं पता है। लगातार बात की जा रही है और लगातार कहा जा रहा है अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और अब तक नहीं आया है। उसी प्रकार से बीपीएससी में भी बहुत दिनों से यही बात हो रही है कि अब हमारा रिजल्ट आएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अभी तक इतनी ज्यादा देरी की जा रही है रिजल्ट में। सोचिए, आंसर की जारी करने में, आंसर की बनाने में कितना टाइम लगता है। अरे पेपर आज हो और पेपर के तुरंत बाद आंसर की तैयार हो जाती है। पहली आंसर की तैयार की गई, फिर ऑब्जेक्शन मांगे गए, फिर दोबारा से आंसर की तैयार की गई, उसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ी आ गई। बताओ, जब पेपर दिलवाया जाता है तो क्या एक आंसर की ढंग से नहीं बना सकते? बना सकते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले वो ये है कि कहीं बिहार में कोई बड़ी धांधली तो नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक निशान लगाने का मतलब ये होता है कि हो भी रही है या नहीं भी हो रही। इसका मतलब ये मन निकाला करो। कुछ स्टूडेंट कह रहे सर रद्द होगी, भर्ती होगी, बाद भी क्या है? प्रश्नवाचक निशान है। इसका मतलब होता है कि क्या हम आपसे चर्चा करने आए हैं, क्या ये ऐसा हो रहा है? ठीक है, हम इसको किस बेस पे कह रहे हैं, लेकिन हम पूरे की पूरा लेक्चर प्रारंभ करेंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं बीपीएससी टीआरई की तरफ से, है ना। बीपीएससी टीआरई की तरफ से अगर देखें तो यहां पर सूचना मिलती है, और यह सूचना आप लोगों को भी दिख रही है ना। आपने सुना भी होगा कि अगर आपने बीपीएससी का पेपर दिया है, टीजीटी का पेपर दिया है और 9th-10th की आज फाइनल आंसर की आ चुकी है, और आप किसी भी विषय में अगर आपने जैसे आपके पास एसएसटी रहा है या कोई और सब्जेक्ट रहा है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं पूरी की पूरी आंसर की है, और फिर हम उसके बाद चर्चा करेंगे, है ना। तो आप एक काम करिए कि सभी के सभी लोग जाइए, पहले अपने देखिए आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं फाइनल आंसर की से, फिर आप मेरे पास साझा कर दीजिए। फिर मैं आपको एक बेहतरीन कट ऑफ बताऊंगा कि लगभग इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। चलिए, उसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, है ना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार शिक्षक भर्ती में आखिर दिक्कत कहां है ना। टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, 3 में तो दिक्कत ही दिक्कतें थी, और आज तक इसकी दिक्कतों का निवारण नहीं हो रहा है। रिजल्ट में जितनी देरी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा देरी हो रही है। कब रिजल्ट आएगा, कब जाकर हमें जॉब मिलेगी, कब जाकर हमें पैसा मिलेगा, इसी इंतजार में हमारा स्टूडेंट बैठा है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो टीआरई की वजह से कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, उसकी वजह से वो तैयारी भी नहीं कर पा रहे। वो तैयारी नहीं कर पा रहे, वो पढ़ना चाहते हैं कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। जिसका कट ऑफ के आसपास नंबर है उनमें यही दिक्कत रहती है कि ऐसा है कि सर पढ़ूं कि ना पढ़ूं। मेरे पास हजारों कॉल आती है, और सर कि मैं बीपीएससी 4.0 की तैयारी करूं या ना करूं। मैंने कहा रुक जाओ, रिजल्ट आ जाने दो, है ना। रिजल्ट में नंबर आ गया तो क्या करोगे तैयारी करके, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर मान लो अचानक इन्होंने कुछ कर दिया, ऐसा ना हो कि 1 महीने का नोटिस देकर फिर उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, फिर कह दिया 1 महीने के बाद पेपर होगा, तो क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कहीं, ठीक है, बड़ी धांधली तो नहीं हो रही है। एक और बात है कि सबसे बड़ी जो धांधली जो दिखाई देती है, पिछली बार भी दिखाई दी थी, आपको पता है कि डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मायाजाल इतना ज्यादा बड़ा है कि अभी तक लगातार टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो भी जो टीचर जिसमें नियुक्त हुए थे
उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं और लगातार उनके आधार पर उनको निकाला जा रहा है। सोचिए कि अगर इनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ होता, अगर इनका नाम ही नहीं आता मेरिट लिस्ट में, तो कितने सारे लोग जो वास्तविक में ठीक उस नौकरी के उत्तराधिकारी हैं उनका सिलेक्शन होता। आज वह जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी नहीं करनी पड़ती, आज तैयारी के माया जाल से बाहर निकल चुके होते, एग्जाम के प्रेशर से वो बाहर निकल चुके होते, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं किया गया। यही बात है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराते हो तो आप किस बात का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, जब आपको यह पता ही नहीं है कि किसी का सीटेट में नंबर कम है, ठीक है, वो है, कभी किसी को रिजर्वेशन का लाभ दे दिया है, जो बिहार का नहीं उसे रिजर्वेशन का लाभ दे दिया है, किसी ने भी पता डोमिसाइल गलत बनवा रखा है, किसी ने कुछ गलत बना रखा है। मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो आप देख सकते हो 32,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका है। सोचिए 32,000 अगर नियोजित शिक्षकों का नंबर नहीं आता तो वो योग्य स्टूडेंट हमारे जो इस समय पर तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका नंबर यहां पे नहीं आता? क्या वो TRE 1 से जो सैलरी उठा रहे हैं क्या वो नहीं उठाते? क्या उनके मस्तिष्क में जो इतना प्रेशर डाल दिया है, टेंशन डाल दिया है, क्या वो टेंशन होता? तो देखना कितने ज्यादा गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? देखो 1400 शिक्षकों का CTET में 60% से कम नंबर है। मुझे एक बात बता, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर देखते क्या हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही है कि तुमने क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा था कि 14,000 शिक्षकों का तो CTET में 60% नंबर भी नहीं है, फिर भी उनको सिलेक्शन दे दिया है ना, और वो सैलरी उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो सैलरी उठा रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है, हटाने के बाद उनको कैसे भर्ती किया जाएगा, ठीक है, क्या उसके लिए सप्लीमेंट्री रेट निकाला जाएगा, क्या होगा, अभी तक इसके बारे में कोई भी स्पष्ट न तो इनके पास कोई निर्देश है ना कुछ है, पता ही नहीं है क्या है। तो यहां पे देखिए, यहां पर 32,000, अब यहां पे देखो पूरी की पूरी एक सूची दे रखी है जहां पे उनके नाम दे रखे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके डॉक्यूमेंट्स ना चेक किया जाए, लेकिन वास्तव में इनसे नुकसान किसको हो रहा है सोचिए ना। तुम सरकार हो तो सरकार का दायित्व क्या होता है? सरकार का दायित्व ये थोड़ी होता है कि केवल वोट ले लो। सरकार का दायित्व ये भी तो होता है कि कम से कम जो योग्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से पेपर दिया था, हम नौकरी करने लायक थे, तो हमारा तो नंबर देते कम से कम, ठीक है नहीं। एक तो हमारे यहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहां पर एक प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि एक सीट पर, सीट क्या है? 1%। यहां पर क्या है? 1% है, मान लो 1% है और उस पर्सन ने पेपर दिया है तो उसका सिलेक्शन 1 to 5 में भी हो गया, उसका सिलेक्शन 6 to 8 में भी हो गया। कुछ लोग DLED और B.Ed दोनों कर रखे होते हैं तो उसी का 9 और 10 में भी हो गया और उसका 11-12 में भी हो गया। अब बताओ, ये पर्सन एक ही सीट पे तो जाएगा, है ना? इसका मतलब 3 सीट क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। इन सीटों को कैसे भरा जाए, कैसे भरा जाए, ठीक है, इस पर क्यों स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है? अब तक सब जगह इन सीटों को कैसे भरा जाता है कि इसके लिए सप्लीमेंट्री रेट आता है, वेटिंग लिस्ट आती है। तो कहां है वेटिंग लिस्ट भैया? वेटिंग लिस्ट कहां है ये बताओ ना, है ना? अगर सोचिए कि 1 सीट 1 पर्सन होता तो 1 सीट 1 पर्सन होता तो कितना मजा आ जाता। सोचिए वो लोग भी जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं उनका भी नंबर आ जाता। अगर उसके बाद भी कोई सीट खाली रह जाती, ठीक है, तो आप उसके लिए फिर कर सकते थे। मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई सीट खाली रहती, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि किसी तरह से बच्चों को परेशान करना है। बच्चों को परेशान करने की कसम खा रखी है कि बच्चों को भैया परेशान करेंगे तब जाकर कुछ होगा। जब तक बच्चे आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक भैया कुछ नहीं होगा। बात यह है, तो इसके लिए सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है ना। दूसरी जो बात है, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दो, डीवी कराओ, डीवी कराओ सबसे पहले। जरूरी क्या है? डीवी सबसे पहले होना चाहिए। अगर डीवी सबसे पहले हो जाएगा तो सीटेट में जिसके नंबर है वो आदमी अलग हट जाएंगे, है ना। किसी ने अलग अलग से, कहीं से पता किसी ने टेड कर रखा है, कहीं से कुछ कर रखा है, कहीं से कुछ कर रखा है, ठीक है। किसी ने अगर जाली डोमिसाइल बनवा रखा है तो वो भी अलग हट जाएगा, ठीक है। आरक्षण या रिजर्वेशन का जो लाभ है वो भी हट जाएंगे, रिजर्वेशन का लाभ जो मिल रहा है।
और कौन सी स्टेट का है ये अगर हमें पता चल जाएगा, ठीक है, तो हमें रिजर्वेशन का लाभ केवल बिहार वालों को मिलेगा, बाहर वालों को तो मिलेगा नहीं। तो ये सब छट जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी कट ऑफ में वो व्यक्ति भी आ जाएंगे जिनके नंबर कम हैं। दो चीज पहले होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और इस पर आवाज उठानी चाहिए सब लोगों को। सबसे पहले 1 सीट है ना, 1 पर्सन यहां पे जरूर होना चाहिए, 1 पर्सन फॉर, ठीक है, 1 पर्सन और 1 सीट। और दूसरा ये होना चाहिए कि आप कट ऑफ निकालने से पहले या ज्वाइनिंग देने से पहले ही, ज्वाइनिंग देने से पहले नहीं, जो आपको रिजल्ट निकालने से पहले ही डीवी कर लो, एक बार चेक कर लो। सबसे कह दो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स भैया सबमिट करो, इसमें पहले हम चेक करेंगे उसके बाद। तो अगर पहले चेक हो जाता है तो बहुत कम कट ऑफ रहेगी। मैं अब भी बता रहा हूं कि सोचिए इस बार धांधली हुई है, ठीक है, टीआरई 1 में धांधली हुई है, टीआरई 2 में धांधली हुई है, तो क्या तुमने कोई वॉशिंग मशीन बना दी थी कि अब के जो धांधली नहीं होगी। ये तो टीआरई 3.0 का पेपर तो आउट भी हो गया था। अब पेपर आउट हो गया था तो आप सोच सकते हैं कि वो धांधली भी तो हो सकती है। 2 मिसाल अब भी तो जाली बन सकते हैं, सीटेट में अब भी तो जाली नंबर यानी यहां पे भी बढ़वाया जा सकता है। यहां पर भी बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र गलत बनवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ना। और उनकी वजह से एक योग्य बच्चा जो वास्तव में तैयारी कर रहा है वो उस पद पर आने योग्य है, उसका नंबर नहीं आ पा रहा है ना। अब यहां पे कहोगे कि सर किसमें धांधली की आशंका क्या है, मुझे एक बात बताओ, धांधली कैसे होती है? धांधली कैसे होती है? क्या यही धांधली होती है कि पेपर आउट हो जाए? पेपर के बाद जो पहली आंसर की आई, इतने सारे लोग बैठते पेपर की, एक तो मुझे यही नहीं पता आता आंसर की गलत कैसे आ जाती है। सोच के बताओ जब मैं और मेरे साथ एक टीचर को बैठा दो, एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो गारंटी है 2 टीचर बैठ जाए, मैं बताता जाऊंगा, एक क्रॉस वेरिफिकेशन करते जाए, ठीक है। अब सरकार के पास क्या संसाधनों की कमी है, सरकार के पास क्या टीचर की कमी है, लेकिन फिर भी आंसर की क्यों गलत आ जाती है आज तक ये पता नहीं चलता, ठीक है नहीं। अगर बच्चा क्या करे, पेपर में गलत आंसर लगा दे, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। पेपर में गलत क्वेश्चन कराए तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। जो आंसर की गलत देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब आप इतने इतने योग्य व्यक्तियों को आंसर की जारी करवाते हो तो उनसे एक बार ये भी तो कहा करो कि जब तुम आंसर बता रहे हो तो भैया वेरिफिकेशन के साथ साथ इनको बताओ क्यों गलत निकल आते हैं। क्यों हम जैसे लोग, तो आप जैसे लोग भी, आप जैसे स्टूडेंट भी उन गलतियों को ढूंढ लेते हैं। वो जब एनसीईआरटी ढूंढ सकते हैं, वो जब किताबें हम ढूंढ सकते हैं, तो वो भी तो ढूंढ सकते हैं। तो क्यों आंसर की सही नहीं आती है? कहीं इसमें घबला तो नहीं होता? फिर आंसर की पहले आती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से आपसे आपत्तियां मांगी जाती हैं, आपत्तियों के बाद फिर आंसर की आती है और उसमें भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ये धांधली नहीं हो सकती है ना? बताइए। एक तो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया, एक तो आरक्षण वाला 65% आरक्षण कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से 50% आरक्षण की बात आ गई तो अब 50% आरक्षण पर सीधी भर्तियां होंगी। तो कुछ न कुछ चीजें बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों? हमें ये इस बात के बारे में मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और हमें बार बार 2 चीजों के बारे में आवाज उठानी चाहिए किसी भी तरह से कि पहला तो 1 सीट ऑन 1 पर्सन। आप इस बात को लिखो, ठीक, कमेंट बॉक्स में सब लिखो 1 सीट 1 पर्सन और हर एक व्यक्ति के पास इसको भेजो कि अगर आप ये चाहते हो कि इसमें 1 सीट 1 पर्सन हो तो इसके लिए आवाज उठाएं, है ना। कुछ नहीं तो वीडियो को तो शेयर ही कर सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो। 1 सीट 1 पर्सन बहुत जरूरी है। 1 सीट 1 पर्सन अगर कर दिया ना तो मैं निश्चित रूप से लिखवा लो, आप में से लगभग सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ 60% से नीचे आ जाएगी, वो भी जनरल की, ठीक है। जनरल की कट ऑफ 60 से नीचे आ जाएगी तो आप सोच सकते हैं बाकी की और कितनी नीचे जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, इसकी बात करें और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भैया पहले से करवा लो। सरकार से विनम्र निवेदन, भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सरकार से, सरकार, ठीक है, इन बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोच लो और सोचने के बाद देखो कि इनका पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लो ताकि जिन्होंने गलत तरीके से यहां पे एंट्री होने के बारे में सोच रहे हैं, कम से कम उन लोगों को पहले से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और अगर वो बाहर का रास्ता अगर दिखा देंगे, है ना, दिखा देंगे तो आप लोग सोचिए कि कट ऑफ कितनी कम आ जाएगी, याद रखना चाहिए।
ठीक है ना। अब मैं क्या कहूं इस वाली बात में, तो टीआरई के साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, बस यही उम्मीद करो सरकार थोड़ा सा सोच ले, इन दो मांगों को बस कर ले, और अगर इस मांग को ना करे तो ये कह दे कि भैया कि हम वेटिंग लिस्ट जरूर लेके आएंगे। मान लो अगर आप अपनी व्यवस्था पे चलना चाहते हो कि एक सीट पर, ठीक है, यानी एक पर्सन को आप कई सीटों पर, पहली दूसरी तीसरी सब सीटों पर देना चाहते हो, चॉइस देना चाहते हो, तो हमें यह बता दो कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। इस वेटिंग लिस्ट पे भी तो आपको जवाब देना चाहिए, जो पद खाली रह गए हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट से भर दो, हम तो इसके लिए भी तैयार हैं, अब करो तो सही, ठीक है ना, करो तो सही। लेकिन ये नहीं करेंगे, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। और सच बता रहा हूं कि मैं तो सोच रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दूं और कहूं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें टेंशन मुक्त जीने का अधिकार भी है ना, गर्मापूर्ण जीने का अधिकार, टेंशन फ्री है, तो कम से कम इनके खिलाफ कार्रवाई हो कि भैया इतना टेंशन मत दिया करो, एक बार में रिजल्ट आ जाए, एक बार में कट ऑफ आ जाए, एक बार में ही पेपर की डेट आ जाए, समय पर पेपर हो जाए, कब पेपर निकलेगा ये पहले से पता चल जाए। भैया इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार है, इन्फॉर्मेशन ही दे दिया करो। इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है तो कम से कम पेपर पे सारी चीजें बता दिया करो, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन ये आएगा, इस दिन ये आएगा, तो टेंशन मुक्त रहेंगे हम। अरे हमें भी जीने का अधिकार है, थोड़ा हमें भी जीने लेने दो, बहुत जरूरी है ना। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है, कोई नहीं सोच रहा है, अब पता नहीं कौन सोचेगा। खैर बहरहाल मुझे यही बात बतानी थी, और साथ साथ मैंने एक बात तो आपको बता ही दी है, उस बात को ध्यान रखना है ना, कि आपकी 9th-10th की आंसर की आ चुकी है, एक बार साथ साथ चेक भी कर लेना। ये सारी बातें चलती रहेंगी, और वीडियो को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि, और सभी के सभी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना कि 1 सीट 1 पर्सन, 1 पर्सन और 1 सीट, 1 पर्सन और 1 सीट, ये जरूर लिखना, जिससे कि सरकार तक ये वाली बात पहुंच जाए। अगर उनके भी बहुत सारे लोग वीडियो को देखते होंगे तो उन्हें भी पता चले कि वास्तव में बच्चा चाहता क्या है, तो थोड़ी सी अपनी चाहतों को वहां तक पहुंचा दें तो काफी ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, इसी उम्मीद के साथ कि बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट होगा वो धांधली मुक्त होगा, ठीक है, किसी प्रकार की भाई भतीजावाद से मुक्त होगा, बिल्कुल जो योग्य व्यक्ति है, ठीक है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, ऐसी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। जो भी नए इस चैनल पे हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी मुझसे जुड़ सकते हैं 8368775254 पर। आप मुझे चाहें तो कोई व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको समय मिलते ही जरूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।